मेरा नाम है चेतन और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक सच्ची कहानी है और मैं उसे अपनी जिंदगी का आखिरी सच्चाई भी मान चुका हूँ, क्योंकि मुझे और एक बार उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं उस घटना के बारे में दोबारा अपनी जिंदगी में सोचना भी नहीं चाहता। आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। दरअसल बचपन से ही मुझे प्लानचेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी था और मैं प्लानचेट करना भी चाहता था। लेकिन प्लानचेट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा कार्य होता है जिसमें आत्माओं को दूसरी दुनिया से बुलाया जाता है। वो आत्माएं कभी कभी परिचित भी हो सकता है या फिर अपरिचित भी। आत्माओं के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जिसको ढंग से ये काम करना नहीं आता उसे कभी भी प्लानचेट करना नहीं चाहिए। लेकिन यही सब बातें जानते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसका नाम था पिंटू। एक दिन पिंटू ने मुझसे कहा, देख चेतन, हम लोग कितने दिनों से ये काम करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। पहले तो इस काम के लिए एक ठीक ठाक घर ढूंढना पड़ेगा जहां पर कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि मकान पूरा का पूरा खाली होना चाहिए, तभी वहां पर प्लानचेट किया जा सकता है। मेरी दादी मुझसे कहती थी, अगर किसी घर में करीबन 40 दिनों तक कोई पूजा नहीं किया जाता या तो फिर उस मकान में अगर कोई ईश्वर की मूर्ति नहीं होती तो वहां पर आत्माएं आ जाती है। खाली मकान में भी अगर ईश्वर का वास है तो फिर कोई भी दुष्ट आत्मा वहां पर जा नहीं पाता। इसलिए कभी भी कोई भी खाली मकान को बिल्कुल भी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर संभव हो सके तो ईश्वर की कोई एक मूर्ति या तो फिर फोटो वहां पर होनी चाहिए। यह काम अनिवार्य होती है। पिंटू की बातों को सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे पूछा, ऐसा घर तो इस मोहल्ले में तुझे ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो हर मकान में कोई ना कोई रहता है, या तो वो खुद का मकान होता है या फिर किसी मकान में भाड़े के लोग रहते हैं। यहाँ ऐसा मकान मिलना नामुमकिन है। तब पिंटू ने मुझे बताया था, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर चेतन, मुझे ऐसा एक मकान ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये इस मोहल्ले में नहीं है, यहाँ से कुछ दूरी पर है। वो जगह भी एकदम सुनसान सा है, वहां पर कोई आता जाता भी नहीं, इसलिए कोई भी हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां हम शांति से अपना काम कर पाएंगे। और अब इतना सोच मत, तुझे मेरे पर भरोसा है ना? मुझे पिंटू पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे दोबारा इस बारे में एक भी सवाल नहीं किया और हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं पिंटू को आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना तो पिंटू का बाएं हाथ का खेल था। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, पिंटू सब कुछ सॉल्व कर देता था। पता नहीं कैसे, लेकिन वो इन सब कामों में बहुत ज्यादा माहिर था। उस दिन मैं कहीं गया था और वहां से लौटते हुए समय पिंटू से मेरी फिर से मुलाकात हो गई। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, और पिंटू, तूने तो कहा था कि तुझे घर मिल चुका है, लेकिन ये काम कब करना है इसके बारे में तो तूने कुछ नहीं बताया। अभी तक तूने कुछ फाइनलाइज्ड किया या फिर नहीं? आखिर ये हम कब करेंगे? तब पिंटू ने मुझे बताया, सब काम हो जाएगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर चेतन, सब कुछ निर्धारित समय पर ही होगा। सिर्फ तू और मैं ही नहीं जाऊंगा, हमारे साथ और 2 लोग भी जाने वाले हैं। चिंता मत कर, वो दोनों भी हमारे दोस्त ही हैं। मैंने पिंटू से पूछा, हमारे और 2 दोस्त, वो कौन कौन है? तब पिंटू ने बताया, एक है राकेश और दूसरा है सजल। राकेश तो मेरा बहुत ही पसंदीदा दोस्त था, लेकिन सजल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता था क्योंकि वो पिंटू का दोस्त था। लेकिन कभी कभार सजल मुझसे भी बात किया करता था। एक दिन पिंटू ने हम सबको बुलाया। हमारे गांव के साइड में एक सड़क के ऊपर एक चाय का ठेला था, वहां पर हम सब कभी कभार मिलने के लिए आते थे। उस दिन भी हम सब लोग जाकर एक दूसरे से मिलने लगे। सबके साथ मुलाकात हो चुका था, सब चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद पिंटू ने सबसे कहा, तुम सबने ठीक से समझ लिए हो ना कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है? हाँ, ये बात तो सच है कि हम सब लोग पहली बार मिलकर ये काम करने वाले हैं। इस काम में जोखिम भी बहुत ज्यादा है, जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम सबको बहुत सावधानी परखनी होगी। तभी राकेश ने पिंटू से पूछा, तू किसकी आत्मा को बुलाना चाहता है? क्या तूने इस बारे में कुछ सोचा है? तब पिंटू ने राकेश को बताया, मैं मेरे दादाजी की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ, एक बार ट्राई करने में क्या बुरी बात है।
अगर दादाजी नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो जरूर आएगा, कोई दूसरा ही सही, जो भी आएगा उससे हम लिपट लेंगे। आखिर एक बार देख तो ले कि प्लानचेट में होता क्या है। तभी सजल डर के मारे कांपते हुए पिंटू को बताया, तुम सब जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हो, ये काम इतने आसान नहीं है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आत्माओं के बारे में तुम लोग जानते भी नहीं हो, एक को बुलाया और कोई दूसरा चला आया। जानते भी हो इसके बाद क्या हो सकता है। आत्माओं को ले आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसे वापस भेजना बहुत जोखिम का काम होता है। आत्माएं हमारे इच्छा से आ तो जाता है, लेकिन जाता सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा से। अगर वो यहाँ रह जाना चाहता है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आत्मा अगर कोई अच्छे इंसान की नहीं है तो फिर और भी मुश्किल हो सकता है। वो यहाँ पर किसी भी शरीर को कब्जा करके उसके अंदर घुस जाएगा, और अगर उसे वो शरीर पसंद आ गया तो वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। ये याद रखना। हम लोग वहां अकेले जाकर ये सब करने से अच्छा है हम किसी तांत्रिक बाबा को हमारे साथ वहां ले चले। अगर वो वहां रहेंगे तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुष्ट आत्माएं की शक्ति के बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, वो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। उस दिन सजल की कही हुई हर बात सच हो जाएगा, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आत्माओं का सोच सच में बहुत डरावना सोच होता है। इससे जुड़ पाना साधारण आदमी के लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है। इसलिए मैं अब कभी भी प्लानचेट नहीं करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ सूझेगा भी नहीं। उस दिन हम सभी ने सब कुछ सुन लिया था। सजल बोलता चला गया, लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया था कि हमें जो करना है वो तो हम करके रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम किसी से डरते नहीं, लेकिन डरना भी बेहद जरूरी था। ये बात हमें उस घटना के बाद ही पता चला था। मुझे याद है वो रात, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अंधेरों का पुकार उस सन्नाटे को चीर के सीधे हमारे दिल और दिमाग में वार कर रहा था। सभी बेहद घबराए हुए भी थे, लेकिन साहस जुटाकर जाना भी था। हम सब उस मकान के सामने आकर खड़े हो गए। मकान बिल्कुल अंधेरों से ढका हुआ था। वहां कोई भी नहीं था। आसपास में कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल सन्नाटा। पिंटू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने टॉर्च जलाया और उस रोशनी के कारण सामने का मंजर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा। पिंटू ने कहा, अब चलो सब लोग। अरे बाबा, हम लोगों को अंदर भी तो जाना है ना, ऐसे बाहर खड़े खड़े क्या करेंगे, सभी अंदर चलो। उस समय घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। हम सब ने मिलकर पहले उस घर का ताला तोड़ा और उसके बाद घर के अंदर चले गए। घर के अंदर एक अजीब सी बदबू थी। वो बदबू कहाँ से आ रही थी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पिंटू ने हम सबसे कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये मकान वैसे भी बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर बदबू होना भी स्वाभाविक है। हम लोगों को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हम सब ने पिंटू की बातों पर गौर करके आगे की ओर बढ़ने की ठान ली और सभी आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी हमें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया और हम सब उस कमरे में घुस गए। पिंटू ने उस टॉर्च को साइड में रख के मोमबत्तियां निकलकर जमीन में रखा। वो प्लानचेट का सारा सामान एक बैग में लेकर आया था और उसने चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर वहीं पर बैठ गया। हम तीनों भी पिंटू को देखकर एक सर्किल बनाया और वहीं पर बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार हम लोग ये काम करने जा रहे थे, लेकिन हमें डर भी बेहद बारीकी से जकड़ रहा था। लग रहा था जैसे कि हम यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर ही हम सब मर जाएंगे। लेकिन उस डर को साइड में रख के हमने अपना काम शुरू किया। एक लाल स्केच पेन से एक सर्कल बनाया। उसके बाद उसके अंदर 4 त्रिकोण बनाए। उस 4 त्रिकोण के बीचों बीच मैं एक जलता हुआ मोमबत्ती रख दिया। मोमबत्तियों की तेज रोशनी से कमरा जगमगा उठा और चारों तरफ रोशनी से भर उठा। अंधेरा दूर भाग चुका था। पिंटू ने सारे के सारे खिड़कियां खुला रखने के लिए कहा और उसके बाद उसने कहा, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाए। यह हाथों की माला छूटना नहीं चाहिए। अगर मंत्रों का उच्चारण करते हुए समय यह हाथों की माला छूट गई
तो अनर्थ हो जाएगा। जिस किसी का भी आत्मा है वो इस सर्किल के अंदर घुस जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर कोई भी आत्मा को अंदर घुसने नहीं देना है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। याद रखना ये बात। हम सबने पिंटू की बात पर गौर फरमाया और ठीक उसी तरीके से सभी बैठ गए। पिंटू फिर से कहा, अब सभी इस सर्किल के बिल्कुल बीचों बीच देखते रहो। यहां पर एक डॉट दिख रहा है, उस डॉट के ऊपर सभी फोकस करो और मैं जो बोल रहा हूं सभी उसको ही दोहराते रहो। दोहराना छोड़ मत देना। बीच में अगर किसी ने बोलना बंद कर दिया तो और भी समस्या खड़ी हो सकती है। ध्यान रखना मेरी बात। पहले पूरा सुन लेना कि मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद बोलना, ठीक है? पिंटू की बातों से सभी सहमत थे। उसके बाद पिंटू ने बोलना शुरू किया, यहां पर जो भी आत्मा है हम उसको बुलाना चाहते हैं। हम उसे पूरी होश और हवास में बुला रहे हैं। आइए हमारे पास आइए। आपको हम देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या कोई है यहां पर? अगर सच में यहां पर कोई भी है तो हमारे सामने आए। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे पास आए, हमारे नजदीक आए। हम आपको देखना चाहते हैं। आपको जो भी बोलना है आप हमारे सामने आकर बोल सकते हैं। इतना बोलने के बाद जो हुआ वो देखने के लायक नहीं था। अचानक से 2 मोमबत्तियां बुझ गई। सिर्फ 2 ही जल रहे थे। खिड़कियां अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था। ऐसा मानो कि कमरे के अंदर कोई भूचाल आ गया हो। सारी खिड़कियां एक से एक टकरा रहा था और जोर जोर से आवाजें आ रहे थे। हम सब लोग बेहद ही घबरा गए थे। अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया। तभी बुझा हुआ मोमबत्ती अपने आप जल उठा। ये सब देखकर हम सभी चौंक गए। तभी सामने पड़ा हुआ पेन से किसी ने सफेद कागज पर लिख दिया, मैं आ गया हूं। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। कागज के ऊपर कोई ये सारी शब्द लिख रहा था और उसके बाद उस कागज में अपने आप आग लग गया। पिंटू ने तब हमें बताया, जो आत्मा यहाँ पर आया है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक भटकती हुई आत्मा है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। वो मुक्ति पाने के लिए हमेशा तड़पती रहती है। तड़पते तड़पते वो आत्माएं और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। यह आत्मा कुछ भी कर सकता है। इस तरह की आत्माओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है। ये तो किसी साधु या तांत्रिक का काम है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम ही हैं, कोई साधु या तांत्रिक नहीं है। और हम में से किसी के पास भी इस तरह की शक्तियां नहीं है कि हम इस आत्मा से लड़ पाए। पिंटू की बातों को सुनकर सजल बहुत डर गया था। तब उसने पिंटू से कहा, मैं तुम लोगों को कई बार मना किया था, लेकिन मेरी लाख बार मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब भूख दो, मैं अभी इस जगह से जा रहा हूँ और कोई भी मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर सजल वहां से उठ गया और उसने उस सर्किल को वहीं पर तोड़ दिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। और अगले ही पल दरवाजा बाहर से बंद हो गया और कमरे के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। तभी कोई अनजानी शक्ति सजल के शरीर में घुस गया और सजल का शरीर हवा में उड़कर हमारे पास आ गिरा। सर्किल के एकदम बीचों बीच आकर गिर गया वो। ये सब देखकर हम लोग चौंक गए और उसी वक्त हमने भी उस सर्किल को तोड़ दिया और खड़े हो गए। सजल को तड़पता हुआ देखकर हम लोग बेहद डर गए थे। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर सजल को हो क्या गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो कुछ देर पहले ठीक ठाक था, आखिरकार उसे हो क्या गया है? हम सभी गहरी सोच में पड़ गए थे, लेकिन सजल के शरीर में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तभी पिंटू ने हम सबसे कहा, सजल को उस बूढ़ी आत्मा ने जकड़ लिया है और अब उसे सजल के शरीर से निकलना नामुमकिन हो चुका है। अब सिर्फ एक ही उपाय है। मेरे बैग में एक रस्सी है, उसी से सजल को बांधना पड़ेगा। उस टेबल को यहाँ पर लाना पड़ेगा। उस टेबल के साथ सजल को बांध देना होगा। हम लोग उसे इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते। वो अब हमारा दोस्त सजल नहीं रहा, उसके अंदर आत्मा का वास है। वो अब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हम सबकी जान अब जोखिम पर है। हमें उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। जाओ राकेश, जल्दी से जाकर मेरे बैग से वो रस्सी ले आओ। राकेश रस्सी लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी सजल की आंख खुल गई और वो वहां से उठकर खड़े हो गए और हम सबको एक टेढ़ी नजर से देखने लगे।
हम सब और भी डर चुके थे। डर के मारे हम थर थर कांप रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तब वहां पर हमें मदद करने वाला कोई भी नहीं था। हम मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं था। वो जगह एकदम वीरान और सुनसान था। मेरे तो डर के मारे जान ही निकल रहा था। कोई आवाज भी नहीं कर पा रहा था मैं। पिंटू ने हमें बताया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उस आत्मा से सब पूछना पड़ेगा कि वो कौन है, किसकी आत्मा है जो सजल के शरीर में घुस चुका है। तब तक उसकी आंख की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। वो अब उस आत्मा के गिरफ्त में आ चुके थे। पिंटू ने फिर से बोला, तुम लोग यहां से हिलो मत, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। उससे पहले तुम सब अपने अपने हाथों में एक लकड़ी ले लो, इससे वो आत्मा तुम लोगों को छू नहीं पाएगी। ये अभिमंत्रित लकड़ियां है, इसको छूते ही वो आत्मा अपना शक्ति खो बैठेगा। तुम दोनों इसको पकड़ के रखना, मैं सजल को जाकर रस्सी से बांधने की कोशिश करता हूँ। पिंटू रस्सी लेकर उस तरफ जाने लगा। तभी सजल ने अपनी आंख से हमारे हाथ में रखी हुई लकड़ियां को देखने लगे और अगले ही पल वो लकड़ियां उड़कर उसके पास जा गिरा और हम सब ये सब देखकर एकदम से हैरान हो गए। आखिरकार ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन हमने जो सोचा था, स्थिति उससे भी कहीं ज्यादा बदतर हो चुका था। हम लोग सिर्फ खड़े खड़े देख रहे थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। तब उस आत्मा ने हमसे कहा, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाए हो? मैं एक अतृप्त आत्मा हूं और मैं एक शरीर ढूंढ रहा था। एक शरीर के खोज में था मैं। मुझे किसी भी तरह एक शरीर चाहिए था और वो आज मुझे मिल भी गया। तुम लोगों ने मुझे बुला तो लिए हो, लेकिन मुझे वापस नहीं भेज पाओगे क्योंकि मैं अब इस शरीर में ही रहूंगा। जब तक इसकी मौत नहीं आ जाती, तब तक मैं इसका शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगे। उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगा था। हम क्या करें क्या ना करें ये मालूम नहीं चल पा रहा था। पिंटू रस्सियों से उसे बांधने के लिए जा रहा था। तब इस सजल के अंदर बैठी आत्मा ने पिंटू को कस के मारा और पिंटू गिर पड़ा। वो आत्मा पिंटू के हाथ से रस्सिया को लेकर अपने हाथों से चबाने लगा और पूरे के पूरे रस्सी को खा गया। मुझे पता है कि आप लोग भी इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, हम लोग भी हैरान हो गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो आत्मा सजल के शरीर में घुस चुका था। उस समय पिंटू फिर से बताया, हम लोग अब करें भी तो क्या करें, हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। हम तो अभी सजल को किसी तांत्रिक के पास भी लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उसके अंदर आत्मा घुस गई है और वो आत्मा हम लोगों को सजल को लेकर कहीं पर जाने की मंजूरी नहीं देगा। खास करके हम तो उसे किसी तांत्रिक के पास लेकर नहीं जा सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया या फिर करने की कोशिश की तो वो आत्मा सजल को मार डालेगा और उसे कुछ भी नहीं किया तो हम लोग मारे जाएंगे। अब सब कुछ उस आत्मा के ऊपर निर्भर है। मुझे कुछ पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। मैंने पहली बार ऐसा काम किया। मुझे प्लैंचेट के बारे में पहले से कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन अब लग रहा है कि हमें सजल की बात सुन लेना चाहिए था। वो तो हमारे भले के लिए ही बोल रहा था। हम लोग पूरी रात उस कमरे के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि आखिरकार सजल हमारा ही दोस्त था। हम लोग खिड़की से भाग सकते थे, लेकिन हम लोग भागे नहीं क्योंकि हम लोग अमानुष नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने सजल के साथ ही रहने की ठान ली। वो आत्मा पूरी रात हम लोगों को डराते और धमकाते रहे। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पिंटू की कही हुई कुछ मंत्रों का जाप करते हुए हम लोगों ने किसी तरह से अपना जान तो बचा लिया था, लेकिन सजल को बचा नहीं पाए। सजल के शरीर से उस आत्मा को बाहर नहीं निकल सके क्योंकि सजल पूरी तरीके से उस आत्मा के गिरफ्त में आ चुका था। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद सुबह हो चुका था। सजल बेहोश हो चुका था। सजल अकेला ही रहता था। वो एक अनाथ था। एक बूढ़े आदमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उस आदमी के गुजर जाने के बाद सजल इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। हम लोग सजल को लेकर उसके घर चले गए।
तब भी उसको होश नहीं आया। पूरे दिन हम लोग उसके पास ही बैठे रहे। पिंटू ने कहा कि वो एक तांत्रिक को बुला रहा है। वो जाकर उस तांत्रिक को लेकर फिर से सजल के घर पर आ गया। रात को जब सजल ने अपनी आंख खोली तो वो फिर से वही सारी बर्ताव करने लगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उस तांत्रिक ने बताया, अब कुछ नहीं हो सकता। सजल पूरी तरीके से उस आत्मा के गिरफ्त में आ चुका है। उसको अब इसी तरह जीना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ, यह आत्मा सिर्फ एक शरीर चाहता था और इसलिए उसने सजल को ढूंढ लिया। अब से वो इसी के शरीर में रहेगा, लेकिन किसी और को हानि नहीं पहुंचाएगा। और यही बिल्कुल सच है। तुम लोग अब अपने अपने घर चले जाओ और सजल को उसके हाल में छोड़ दो। तुम लोगों को यह काम करना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होता अगर सजल की कुंडली में काल सर्प का दोष नहीं होता। इसके कुंडली में काल सर्प का दोष है, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए इस बूढ़ी आत्मा ने उसके शरीर को जकड़ लिया। और अगर मैं ये दोष को दूर भी कर दूं तो भी ये आत्मा उसके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगा। हम सब लोग तांत्रिक की बात को सुनकर हैरान हो गए थे। हमारे हाथ में अब कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सजल बिल्कुल भी नहीं बदला। उसको बांध के रखना पड़ता था। सारी उम्र उसने उसी तरह बिताया और एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई। वो कुछ खाता पीता नहीं था, घर से भी निकलता नहीं था। लोग उस घर के आसपास भी मंडराने से डरते थे। एक दिन उसके घर से बहुत तेज बदबू आने लगा। उसके बाद ही उसकी लाश मिली। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, चेतन की ये दुखद भरी और डरावनी कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, घोस्ट टॉक अगर आप पहली बार के लिए सुन रहे हैं या अभी तक आप सुनते आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।